आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ उत्तराखंड की चर्चित ग्राम पंचायत रानी पोखरी के ग्राम प्रधान श्री सुधीर रतुड़ी जी से। ज़रूर देखिए इस वीडियो को। आपको इस वीडियो को देखकर बहुत प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रधान जी, रतुड़ी जी, बहुत अच्छा कार्यालय लगा हमें आपका। नमस्कार। हाँ, बस कार्यालय भी बनाया है। ये एक्चुअल में 2013-14 में ये बिल्डिंग बनी थी, लेकिन काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। तो इसको भी हमने कहा गांव का मुख्य केंद्र है, गांव का मुख्य विकास का घर है, तो इसका भी अच्छा होना ज़रूरी था। तो इसको भी हमने थोड़ा सा नया नवीनीकरण कराया है इसमें भी। जी। अच्छा, एक बात और ठीक है कि आप, जैसे मैंने सुना कि आप एक प्रतिदिन अपने कार्यालय में बैठते हैं ताकि लोगों को, गांव के लोगों को आने में, अपने काम में जो है सुविधा रहे, ऐसा कोई नियमित समय है आपका? हाँ, मैं खैर बड़ी बात नहीं बोलूँ, मैं ये होता हूँ कि 365 दिन मैं इस कार्यालय में ज़रूर आता हूँ। जी। और छुट्टी के दिन भी भाई, अगर कभी आउट ऑफ स्टेशन रहे, बाहर रहा तो अलग बात है। अदरवाइज सवेरे संडे को भी जैसे हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, 12 बजे तक बैठते हैं, ताकि लोगों को कोई किसी की ज़रूरत होती है तो वो लोग आ जाएँ, उनको मिल जाए। तो मैं सवेरे 7:30-8 बजे गर्मियों में स्कूल यहाँ पर कार्यालय में पहुँच जाता हूँ, और शाम को 5-6-7 बजे तक यहाँ पर ऑफिस में रहता हूँ, ताकि किसी को जो भी काम होते हैं, यहीं से कोई मीटिंग होती है तो यहीं से जाना होता है, या कोई गांव में कोई काम है या किसी दोस्त में जाना है, वार्ड में जाना है, तो यहीं से जाता हूँ, और यहीं दिन भर में यहीं रहता हूँ। अच्छा, आपके साथ ग्राम पंचायत विकास मंत्री जी भी बैठते हैं आपके साथ, पंचायत मंत्री जी? हाँ, पंचायत मंत्री का 2 दिन का टर्न होता है यहाँ पे, सोमवार का, बुधवार का, वो आते हैं जिस दिन। वो भी अब कभी कभी मीटिंग होती है या कभी निजी काम की वजह से होता है, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी का तो थोड़ा सा दिक्कतें सभी जगह है। 1-2 दिन से काम नहीं चल पाता पंचायत सेक्रेटरी का, तो पंचायत सेक्रेटरी को तो यहाँ पर और नियुक्ति करनी चाहिए सरकार को जल्दी से जल्दी, क्योंकि काम बहुत रुकते रहते हैं। सारा काम आज के डेट में ऑनलाइन है, सब पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा ही होता है। जियो टैग होते हैं, हर काम के जियो टैग होते हैं, तो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाना, उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, एक और, जैसे यहाँ पर जो लोग जो है भौतिक सत्यापन लोगों का, जैसे किराएदार हैं या फेरी वाले, इनके लिए भी आपने व्यवस्था बनाई है कुछ अपनी पंचायत में? हाँ, मेरा इसमें बहुत समय से प्रयास रहा है कि जो बाहर के जो लोग हैं, जो यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, उनका सत्यापन होना ज़रूरी है। जिससे लोग अपने घरों पे किराए पर मकान देते हैं या दुकान देते हैं, या अपने बगीचों में जो भी लोग बाहर वालों को देते हैं, इनका सत्यापन होना चाहिए। फेरी वाले हैं, सबका सत्यापन होना चाहिए। मैंने इसके लिए करीब बहुत 5,000 कार्ड छपवाए थे, उनको एक ID कार्ड बनवाने के लिए। मैं लोगों से अपील भी की, मैंने बार बार अपील की कि इन लोगों को आप सत्यापन कराएं। आप अपने गलियों से जो लोग अनावश्यक आते हैं तो उनको भेजें पहले, ताकि उससे देखो आज की डेट में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, आप न्यूज़ों में पढ़ रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, सब जगह है कि ये जब तक हम लोग इन पर अपना भी, प्रत्येक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को इसके लिए जागरूक होकर लोगों को एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि बाहर का कोई भी आदमी आए उसको तुरंत वापस भेजे अपनी गली से, अपने मोहल्ले से। तो ये लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी चाहिए। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, कूड़ा निस्तारण के लिए भी आपने पंचायत में कोई व्यवस्था की है जनता के सहयोग से? हाँ, कूड़ा निस्तारण का एक हमारा भारत सरकार की तरफ से एक क्लस्टर बना हुआ है। 2018-19 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये सुबह स्टार्टिंग थी, तो अब हमने इसको काफ़ी ज़ोर शोर से चला रखा है। घर घर से कूड़ा उठता है। ये वैसे तो उत्तराखंड में पहली पंचायत थी जहाँ पर ये सिस्टम लगा, क्योंकि अभी तक तो नगर पालिका, नगर निगम में रहता था ये चीज़ें, और हम मात्र 30 रुपया शुल्क लेते हैं। उसमें भी लोगों की दिक्कतें आती हैं, तो लोग, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, जबकि गाँव की साफ़ सफाई हो रही है, लाइट बिजली पानी हम लगा रहे हैं। 30 रुपये, जबकि पंचायत एक्ट के नियम अनुसार भी प्रत्येक परिवार को शुल्क थोड़ा बहुत देना पड़ता है जी। और वो शुल्क से हम लोग 4-5 गाड़ियाँ चला रहे हैं। यहाँ से कचरा, घर घर से कचरा उठा है। हमारे यहाँ तो प्रत्येक परिवार में 3 दिन गाड़ी जाती है, और हम 30 रुपये मात्र शुल्क लेते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान से 50 रुपये शुल्क लेते हैं। तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा भागीदारी निभानी पड़ेगी, बहुत सहयोग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें भी काफ़ी लोग अभी भी कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं। हमने देखा कई जगह हमारे छोटे मोटे नाले से है तो वहाँ डाल देते हैं कूड़ा, इधर अनावश्यक इधर उधर फेंकना, वो भी कानूनी अपराध है। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए, तो वो लोग टीवी में भी देख रहे हैं। तो थोड़ा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और चौराहे की सफाई, गलियों की भी सफाई महीने में 1-2 बार कराते रहते हैं हम लोग। तो इसके बावजूद भी लोग, अगर प्रत्येक परिवार, अगर प्रत्येक आदमी थोड़ा सा, अगर अपने घर के 5 मीटर इधर, अगर 5 मीटर अपने गेट के इधर सफाई कर दे, तो पूरा गांव साफ सुंदर वैसे ही हो जाएगा। तो लोगों का जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ के जनता की भागीदारी के बिना कोई भी काम कोई प्रधान, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता।
ये तो बहुत बड़ा सत्य है और लोगों को इसको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की भागीदारी, लोगों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है और वो जो मिलना जरूरी है। अच्छा, आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, बीच में सुना था कुछ पेयजल की समस्या आ रही थी, कुछ पेयजल आपूर्ति में कुछ दिक्कतें आ रही थी, आपके यहाँ भी कुछ ऐसा हाँ। सुना था मैंने? हाँ, पेयजल की तो हमारे यहाँ काफ़ी समय से दिक्कतें हैं, काफ़ी सालों से ही है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पिछले 5 साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है और मैंने कम से कम नहीं भी होगा तो 50 लेटर मैंने सरकार को, विभाग को दिए हैं कि हमारे यहाँ एक पेयजल ट्यूबवेल है और उससे हम लोग 3 ग्राम सभा को पानी मिलता है और पेयजल की, और मेरे यहाँ प्रत्येक दिन आबादी बढ़ रही है, प्रत्येक दिन मकान बढ़ रहे हैं, उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। आज एक रैनापुर में पेयजल ट्यूबवेल खुदा था, उससे भी जो है हमारा लिस्ट्रा वो तुड़ान तक उससे पानी जाता है, तो बहुत दिक्कत पानी की पूरे गांव में है और अभी भी मेरे यहाँ काफ़ी दिक्कत है। एक टाइम भी पूरा पानी भरपूर ढंग से नहीं मिल रहा, मैं आज भी कह रहा हूँ। पिछले साल तक मैंने 1700 टैंकर पानी बांटे थे अपने 2 साल के कार्यकाल में। इस साल तो टैंकर तो नहीं बटे, थोड़ा पानी की व्यवस्था इधर उधर से कर रखी है, कुछ जगह ट्यूबवेलों से भी थोड़ा बहुत व्यवस्था कर रखी है, लेकिन पानी की अभी भी दिक्कत है। और जैसे जल जीवन मिशन निगम के अंतर्गत नियम है कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक आदमी को 55 लीटर पानी पर डे मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, मैं अभी भी क्लियर कह रहा हूँ। और पानी के लिए तो मेरा आज भी निवेदन है और आपके माध्यम से भी धन्यवाद आपका कि आप आज यहाँ पर आए मेरी पंचायत में, आपका स्वागत है। मतलब आप हमारी बात को आगे तक पहुँचाएंगे कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और सिंचाई की जो ये हर घर नल, हर घर जल की जो बातचीत चल रही है, तो मतलब पानी के स्रोतों की दिक्कत है? मेन दिक्कत तो पेयजल टैंक की है जी। टैंक हमारे यहाँ एक ही टैंक है, मेरे यहाँ से करीब 2500 उपभोक्ता हैं जी। 2500 उपभोक्ता बहुत बड़े बहुत ज़्यादा उपभोक्ता होते हैं, एक टैंक से वो नहीं कर पाएंगे पूरा। जी। अभी मौजा में एक टैंक लगा था, वहाँ से भी पानी भरपूर नहीं मिल रहा है, वो लोग भी नहीं दे रहे, जबकि वो छोटा सा ग्राम सभा है, उसके बावजूद उतना बड़ा टैंक वहाँ पर मिला है, तो उससे ये नियम बताया गया था कि उसका पानी कुछ क्षेत्रों में रानी पोखरी में दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी भरपूर पानी नहीं आ रहा, 1-2 इंच पानी आता है, इतना बड़ा गाँव है। और जिस हिसाब से आबादी प्रत्येक दिन बढ़ रही है, कम से कम मेरे यहाँ 2 ट्यूबवेल अनिवार्य रूप से अभी के भी चाहिए। और मेरे एक ट्यूबवेल का हमने प्रस्ताव भी दिया है, जगह भी सैंक्शन हो रखी है, सब कुछ हो रखा था, उसमें उसकी एस्टिमेट भी बन चुका था सब विभाग के द्वारा, केवल उसमें वित्तीय मंजूरी होनी रह गई थी, तो वो नहीं हुई। मैं 1.5 साल से उसमें बहुत ज़्यादा मांग कर रहा हूँ और अभी माननीय विधायक जी से भी मिला था, माननीय विधायक जी ने इसको बिल्कुल आश्वासन दिया कि मैं इसको जल्दी कराऊंगा, तो ये उम्मीद है अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हम लोग पेयजल से भी बाकी तो लाइनें तो बिछ गई हैं, हर घर में कनेक्शन भी लग रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिलने का कारण ट्यूबवेल न होना, नलकूप न होना, एक नलकूप जरूरी है, बहुत अर्जेंट है। अच्छा, इस बीच आजकल गर्मी है, तेज गर्मी है, तो आपने भी अभी मैंने सुना था कि जो है आपने भी जो है जंगली जानवरों के लिए जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में पूरी पानी की जो है पेयजल टैंकों की जो से जो है पानी की व्यवस्था कुछ कराई, तो अच्छा सराहनीय काम है आपका। हाँ, मेरे पे बीच में भी एक जगह से बातचीत आई थी कि कुछ हमारे जंगल में जो हमारे जानवर, जंगली जानवरों के लिए कुछ स्रोत बनाए रहते हैं विभाग के द्वारा, उनमें पानी नहीं था, तो मैंने विभाग वालों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा हमारे पास इसका फंड नहीं है, तो मैंने कहा फंड नहीं, थोड़ा बहुत आपस में मैंने कहा मजाक में बोला, उनका कुछ अपने उससे कर लीजिए, लेकिन फिर भी मेरे को उसने बोला था कि आप कुछ कराइए, तो मैंने तुरंत वहाँ पर 4 स्रोत बताए थे, उनमें कुछ उसके टैंकर के द्वारा पानी डलवाया था। फिर मेरी भी बल्कि 4 दिन पहले ही बात हुई थी कि यार मैंने कहा जरा उनमें चेक कर लेना, तो उसने कहा था भी कुछ दिनों के लिए और पानी है, तो अभी बीच में थोड़ा सा बारिश भी हुई थी, शायद कुछ थोड़ा बहुत उससे भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन अभी फिर मैं उनको 2-4 दिन बाद फिर आग्रह करूँगा उनसे कि अगर ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर पानी भी भेज दूँगा एक बार, तो उसके बाद तो गाँव में ऐसी वैसे बरसात आ जाएगी, तो तब तो खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे क्या होता है कि अगर उनको वहाँ पर पानी मिलेगा जानवरों को, तो वो गांव की तरफ रुख कम करेंगे। इसी वजह से गांव की तरफ जानवर ज़्यादा रुख करते हैं कि वहाँ पर उनको पूरी व्यवस्था नहीं मिल पाती, और ख़ास करके पीने के पानी की, तो उसकी व्यवस्था करनी एक इधर जो है अभी प्राइमरी स्कूल में भी क्या बाहर जो है आपने टीन सेट की व्यवस्था कराई, तो बच्चों को शायद धूप बारिश के लिए जो है भोजन बैठने की शायद पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। जी, ऐसा था कि ये मेरे पंचायत घर के बिल्कुल बगल वाला ही स्कूल है ये। मैं एक दिन सुबह अपने कमरे से बाहर निकला था पंचायत घर के, तो मैंने देखा था बच्चे 11:30 बजे का लगभग का टाइम था, धूप में खाना खा रहे थे, थोड़ा सा मेरा मन अजीब सा हुआ, फिर मैं वहाँ गया, देखा तो वास्तव में बड़ी दिक्कत सी हो रही थी। फिर मैंने बोला, मैंने उनके स्कूल के कर्मचारियों से मैंने बात की, मैडम लोगों से, जो कि यहाँ पे फंडिंग व्यवस्था ऐसी नहीं है आपके पास, कि नहीं कोई, हमने तो इसके लिए बोला तो है लेकिन नहीं हो पाई कोई व्यवस्था। तो फिर उस दिन 2 दिन की छुट्टी थी, शनिवार के बाद किसी वजह से, तो फिर मैंने उसी में
एक टीन शेड अपनी तरफ से करवाया ताकि बच्चों को, आज भी बच्चे बड़े ढंग से उसमें वो भोजन कर रहे हैं ठंड में बैठ के। तो ऐसे हमारा एक और स्कूल है प्राइमरी प्रथम, उसमें भी मैं काफ़ी समय से सोच रहा था उसको मॉडल स्कूल बनाने के लिए, मेरी एक मंशा थी। लेकिन उसकी बिल्डिंग के बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि इसकी बिल्डिंग टूटनी है, और क्योंकि उसमें नीचे की ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है बहुत पुरानी, वैसे जर्जर हो चुकी है। अगर उसमें नीचे की बिल्डिंग पर हम पैसा लगा के काम करते हैं तो वो पैसा हमारा खराब जाएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग ने टूटना ही टूटना, वो अपना भी टूट सकती है किसी भी समय। अब मैंने उसमें कई बार विभाग से भी बात करी तो मैंने कहा इस पर कुछ हुआ नहीं, कि वगैरह फंडिंग नहीं आई है, इसमें हमने दे रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक मॉडल स्कूल बनाया जाए। पेयजल के बारे में वहाँ समय समय पर चेक कर पूछता रहता हूँ स्कूलों में, आरओ के लिए पूछता रहता हूँ। ठीक है, अभी बीच में आरओ सब स्कूल के ख़राब थे तो आरओ फिर ठीक करवाए मैंने। तो वो क्योंकि शुद्ध पानी बच्चों को मिल जाए तो ठीक है, और बीच बीच में मैं जो बच्चों का जो खाना आता है उसका भी निरीक्षण करता रहता हूँ कि उनको ठीक मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है मिलता। फिर मैंने स्कूलों से भी ये बोला है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है 5,000 रुपये साल का मर्सल है, 5,000 रुपये आप लोग भी करें, क्योंकि स्कूल के कर्मचारी भगवान का आशीर्वाद से इस स्कूल से अच्छा उनको सैलरी मिल रही है, तो थोड़ा बहुत। अब अगर हर चीज़ के लिए सरकारी विभाग पर टिके रहे तो ऐसा पॉसिबिलिटी अब नहीं हो सकती अब, क्योंकि हर चीज़ के लिए विभाग में भी या सरकार के द्वारा भी फंडिंग देती है, लेकिन कभी कभी टाइम लग जाता है। कोई काम की ज़रूरत आज ही होती है तो हम उसके लिए अगर महीनों इंतजार करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। काम छोटे से पैसों का है तो वो हम कर सकते हैं आपस में मिल के। तो मैंने उनको बोला है अभी स्कूलों में मैं और भी कुछ चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए। अभी मैंने पंचायत से कुछ फंड रखे हुए हैं स्कूल के लिए, तो मैं कुछ यहाँ और करूँगा, और कुछ अगर अपने स्तर से भी बच्चों का, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी जो अगर पीड़ा है और या समझने की बात है, वहाँ पर सबसे गरीब बच्चा ही पढ़ रहा है आज की जो प्राइमरी स्कूल में। तो उनके लिए तो हमें अपने स्तर से भी सोचना पड़ेगा, अपने विवेक से भी सोचना पड़ेगा, और कुछ अनावश्यक हम लोग इतना खर्चा इधर करते हैं तो कुछ खर्चा अगर हम वहाँ कर लें तो हमारे दिल को भी सांत्वना मिलती है। तो मेरा एक मन की इच्छा है कि मैं स्कूलों का में कुछ करूँ बच्चों के लिए। अच्छा, बीच में इंटर कॉलेज में भी 2 शिक्षकों की व्यवस्था आपके द्वारा प्रारंभ की गई थी पिछले वर्ष। हाँ। क्या है इस समय स्थिति? ऐसा था कि एक बार अभी पिछले सत्र में वहाँ पर कोई मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग, तो और स्कूल की, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो हम मीटिंग हुई थी तो उस बीच में उन्होंने एक बात रखी थी कि हमारे यहाँ कंप्यूटर और मैथ का टीचर नहीं है। तो कक्षा 6 से कक्षा 9 तक का 10 तक का टीचर नहीं है, तो काफ़ी सालों से नहीं है। उसमें बता रहे हैं कि एक टीचर्स की नियुक्ति हो रखी है लेकिन वो कहीं और अटैच हो रखे हैं। तो उसके लिए विभाग को कई बार लेटर भी लिखा था, पहले भी लिखा था और अभी भी लिखा है। तो फिर तत्काल में तो मैंने कहा भाई मैं 2 टीचर मैं रख देता हूँ। तो 2 टीचर मैंने वहाँ पर 4-5 महीने लिए रखे थे। और उसका वेतन आपने अपने आप दिया? हाँ, से दिया? अपने स्वयं के फंड से दिया, किसी फंड से नहीं दिया, किसी पंचायत के फंड से नहीं या किसी उससे नहीं, अपने निजी फंड से दिया, अपने निजी जेब से दिया, और या फिर मैंने किसी से मांग के दिया, वो मेरा अपना निजी है, पर दिया मैंने निजी से। जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक अच्छी पहल आपने की इस बार जो है रानीपोखरी ग्राम पंचायत बहुत सालों बाद, पहले रामलीला होती थी आपने, जी, तो इस बार आपने मेले का आयोजन किया। हाँ। कैसा अनुभव रहा? आप लोगों का सबका सहयोग रहा और एक अच्छा भी लगा, एक अपनी संस्कृति का भी बचाव किया, और एक हमारा उसका मेन उद्देश्य मेले का मेरा ये था कि हमारी संस्कृति की पहचान भी हो। नए बच्चों को, तो आजकल हमारे जो नए बच्चे हैं कंप्यूटर और लैपटॉप से मोबाइल से हटते ही नहीं, तो उनको यहाँ की जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी भी मिल जाए। और एक जो महिला समूह हमारे गढ़वाल की, उनके बारे में हम लोगों का ये था कि ये जो उत्पादन करते हैं इनकी मार्केट, इनके बारे में लोगों को जागरूक मतलब जानकारी मिले, ताकि हमारे इनके प्रोडक्ट यहीं के लोग, स्थानीय लोग खरीदें, जो शुद्ध भी हैं और अच्छी भी हैं। तो अब उसके लिए हमारा एक क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेरी हाट के बगल में ही एक उनके लिए मार्केट बन गई है, एक उनके लिए ग्रोथ सेंटर बना है। तो वहाँ पर दुकान, मतलब उनका सारा सामान वहाँ पर लगता है। तो उसी के माध्यम से मैंने लोगों को जानकारी के लिए उनके स्टॉल लगाए थे। सबसे मेन उद्देश्य ये था कि महिला समूह को स्टॉल लगाए थे, ताकि लोगों को भी मिल जाए कि हाँ भाई हमारे गांव में हमारी महिलाएं ये चीज़ें करती हैं, तो उनका कुछ जो प्रोडक्ट है वो यहीं के यहीं बिक जाए। तो मेरा उद्देश्य मेन यही भी था। अच्छा, एक जो है आजकल ये चल रहा है, जैसे यूपी में चल रहा है बुलडोजर बाबा के नाम से, तो आज इधर भी चर्चा चल रही कि आप योगी से प्रभावित होकर के जो है ऐसा कुछ जो है आपने अवैध कब्जे हटाए हैं, लेकिन थोड़ा कुछ लोगों की शंका भी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए वो जो था ग्राम सभा और जलमग्न की ज़मीन पे एक अनावश्यक कब्जा हो रहा था, और वो भारी गलत आदमी थे जो कुछ क्लियर जो हमें जानकारी दी। और वो भी ऐसा नहीं था कि हमने किसी ईर्ष्या भाव से किया, कभी नहीं, मेरा कोई कभी उद्देश्य ऐसा नहीं रहा।
पहले वहाँ पर तहसील के जो हमारे लेखपाल है वो गए थे, उनकी रिपोर्ट लगी थी, उसकी रिपोर्ट के बाद ही वो उस पर अतिक्रमण हटाया गया था। वो बिल्कुल अवैध है। मैं उसको चैलेंज के साथ बिल्कुल जनता को भी बताना चाहूँगा, सरकार को बताना चाहूँगा कि ऐसा होना गलत है। अब वो इसलिए उस पर जो है वो किया था, और अभी उसमें तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट लग के उसमें तुरंत कार्रवाई होनी है। और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए हमारा केवल उद्देश्य ये होता है कि ग्राम सभा की, मैं इस चीज़ को बहुत जोर ढंग से बता रहा हूँ और इसको सब लोग सुनेंगे और इस पर अमल भी करें। ग्राम सभा की भूमि पे सबसे पहला अधिकार उस गांव के भूमिहीन व्यक्ति का होता है, या उस गांव की विधवा महिला जो बेरोजगार है, जिसके छोटे बच्चे हो, जिसके पास कोई साधन न हो, या कोई पति द्वारा छोड़ी हुई स्त्री गांव की हो, वो भी पति द्वारा छोड़ दी हो और अपने यहाँ मायके में हो, उसके पास ज़मीन ना हो या कुछ ना हो, उसको तो पहला अधिकार तो इसमें सबसे पहले इनका होता है। और उसके बाद भी मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के हवाले के द्वारा बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभा की ज़मीन पर 3 हिस्से ही ज़मीन दी जाती है पट्टे पर, पट्टे के तौर पे। वो भी अब 1999 के बाद बंद हो रखे हैं। 2.5 बीघी ज़मीनें मिली हैं, लेकिन उसका कारण दूसरा रहा है। वो बहुत पहले मिली थी, कभी 70, 72, 80 के लगभग। वो थी एक तो विनोबा भावे के उसके आधार पे मिली थी कुछ ज़मीनें, और या फिर किसी की नसबंदी के आधार पे कुछ ज़मीनें, एक बार प्लान था, वो बहुत पहले हुई थी। और बाकी वैसी ज़मीनें ग्राम सभा की भूमिहीन व्यक्ति हों, और उन पे भी 3 जो पट्टा मिलता था वो 3 हिस्से का मिलता था, 100 गज का। अब 100 गज का पट्टा अगर मुझे मिला है तो मैं उस 100 गज का ही मालिक बनूँ ना। मैं उस पर अपना मकान बना रहा हूँ, मैं उसके बगल में 150 गज 200 गज और कब्जा रहा हूँ, और रात ही रात में दूसरे को लाख को पौने दामों में बेच रहा हूँ। तो ये तो बहुत गलत परंपरा है, बिल्कुल गलत परंपरा है। इसका ही मेरा विरोध है, कोई मेरा विरोध नहीं है। यानी वो अवैध जिन्होंने जो है पट्टे में जो जमीन मिली उससे ज़्यादा जिसने घेर रखा है उनके खिलाफ ही कार्रवाई हुई है। हाँ, और पट्टे में भी जमीन केवल 19 लोगों को मिली है। अच्छा, मात्र 19 लोगों के पट्टे हैं जो सरकारी उसमें है, तहसील में। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के वहाँ पर बहुत पहले से मकान बने, तो हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मेरा केवल ये जरूर है कि जो अन्य प्रांतों से या अन्य जगहों से कोई लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, तो उनकी आईडी या उनका वो तो कुछ प्रूफ होना चाहिए कि ये पहले इनका रिकॉर्ड क्या था वहाँ का, ये वहाँ का मतलब वहाँ पर इनकी ज़मीन जायदाद नहीं थी, या कोई इनका आपराधिक वो तो नहीं है। ये तो इस जगह को मालूम होना चाहिए, इस पंचायत को मालूम होना चाहिए, या इस तहसील को मालूम होना चाहिए। हमारा केवल यही है कि, और उसके बाद भी अगर वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो वो उतनी ज़मीन पर रहे ना जितने पे उनका हिस्सा बन सकता है, जितने पे उनको मिल सकती है, या जितना उनका एक वो बन सकता है, अच्छा, मानक है। बार बार एक बात आती है, जो बाहर के लोग जो आते हैं उत्तराखंड में जो आ रहे हैं विभिन्न स्थलों पर, यही क्या करते हैं, लोकल लोग जनप्रतिनिधि लोग क्या करते हैं, उनको वोटर बना देते हैं, उनका राशन कार्ड बना देते हैं, आधार कार्ड बना देते हैं बिना जानकारी के। इससे ज़्यादा समस्याएं आज पैदा हो रही है। यही ज़्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या का जो जड़ है वो यही है कि स्थानीय लोगों को अपनी राजनीति के चमकाने के लिए ये इस तरह के काम करते हैं। हम कहते हैं करें, हमें करें, लेकिन उनकी जानकारी तो होनी जरूरी है। ठीक है, कोई गरीब आदमी आया यहाँ पर रोजगार के लिए आया, रोजगार करे, चलो बहुत सालों से रह रहा है, उसका हिसाब तो ठीक है, तो यहाँ पर रह रहा है, उसको चलो मकान भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी एक राजनीतिक स्वार्थ न करके अनावश्यक लोगों को न दे जमीन, और ज़मीनें दे के फिर बेची जा रही है, तो वो सबसे बड़ी गलत बात है। ज़मीन बेचने का अधिकार तो नहीं हो सकता ना भाई। आपके पहले तो आपके पास कागजों में ज़मीन नहीं है, आपने चलो अपना मकान बना लिया, आपने मकान बना लिया, कुछ साल रह रहे, फिर वो बेची, दूसरी जगह कब्जे रख ली, तो वो तो गलत हो रहा है ना। यही विरोध है उसका। अच्छा, इस समय आपकी ग्राम पंचायत में 2.5 साल का कार्यकाल हो गया लगभग। जी जी। तो 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग जो है कितने करोड़ की आपकी योजनाएं आज धरातल पर उतर गई, जो काम पूर्ण हो गए? काम काफ़ी पूर्ण हो गए हैं। 15 वित्त का पैसा लग रहा है, जो बच्चा है वो उसका काम कर रहे हैं। और मनरेगा के काम मैंने बहुत ज़्यादा कराए हैं। मनरेगा का काम जबकि हर एक आदमी नहीं कराता। मनरेगा के काम में हमने कुछ तेल, नालियाँ, कुछ जगह सड़कें, उसमें बहुत काम कर रहा हूँ। एक मिनी स्टेडियम भी बना रहा हूँ, छोटा सा, बहुत बढ़िया स्टेडियम बनाएंगे खेल मैदान बच्चों के लिए, उसका काम भी चल रहा है। और सड़कें का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। नालियाँ, सिंचाई नाली की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरे साथ पेयजल के साथ साथ सिंचाई नाली की। एक तो सिंचाई का पानी नहीं मिलता हमें ढंग से पूरा, क्योंकि मेरे पंचायत के अंतर्गत हमारी जो रानी पोखरी, लिस्टराबाद, घमनपुर की पंचायत है, वहाँ पर 3-3 महीने में एक पानी भी नहीं मिलता किसान को। कई बार स्थिति ये हो रखी है। तो सिंचाई नाली की बात है, सिंचाई नाली में समझ 2002 के 2004 के लगभग सिंचाई नालियाँ बनी थी, तब से आज तक उनमें कोई काम नहीं हुआ।
अब मेरे पंचायत में कम से कम 14 किलोमीटर नालियाँ हैं। जी। अब मैं तो 14 किलोमीटर नालियाँ अपनी पंचायत के पैसे से कर ही नहीं सकता, इतना फंडिंग नहीं है। मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, विभाग को बीसों बार लिखा है, बीसों बार मिल गया हूँ, भाग गया हूँ, हर मीटिंगों में बोला है कि भाई सिंचाई नालियों की मरम्मत करा दो, तो वो कह रहे हमारे फंड नहीं है, जिला योजना से पैसा नहीं आया था। पिछली बार भी जिला योजना में विधायक जी के द्वारा पैसा नहीं रखा गया, CDO ऑफिस से बोला गया, उन्होंने भी पैसा नहीं रखा यहाँ पे। तो ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है कि क्यों नहीं हुआ। अब इस बार हमने माननीय विधायक जी जो हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं श्री गैरोला जी से मैंने संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इस बार मैं इसमें जरूर काम करूँगा और हमें उम्मीद भी है कि वो हमारे इस कामों को जरूर करेंगे, किसानों की समस्या को सुनेंगे और करेंगे उस पर। अच्छा, ये जो मनरेगा के जो काम है, इनमें कोई दिक्कत आ रही बताएं? पैसा समय पर नहीं मिल पाता है या मजदूर नहीं मिल पाते हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं क्या? पैसा नहीं आया इस बार, खुद विभाग भी बोल रहा है, ब्लॉक में भी कई बार बात हुई है, ये पिछले मई से मटेरियल का पैसा नहीं आया। मनरेगा का काम करिए, मेरा 1 करोड़ से ऊपर के काम मैंने करा दिया। 2.5 साल का कार्यकाल आपका है, अब इस 2.5 साल के कार्यकाल के लिए क्या क्या प्लानिंग है आपकी? काम तो हम खैर लगातार ही करा रहे हैं, और अभी काम अब पंचायत बहुत बड़ी होने के साथ साथ मैं ये नहीं कह सकता कि काम हम कितने करा देंगे, काम तो हर दिन बढ़ते हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हम लगातार काम पे लगे हुए हैं। रानी पोखरी में कुछ लोगों का कहना है कि ये शराब का ठेका जो है बिल्कुल सड़क पर हो गया, कुछ लोग थोड़ा विरोध जता रहे थे। हाँ, दिक्कत तो आ रही है उससे, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा गांव क्षेत्र से थोड़ा सा साइड से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारे ऐसी जगह पे है जहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा पुराना गांव है, नागा घेर, बहुत पुराना गांव है। हम उसके बिल्कुल रोड से लगी हुई है दुकान, वहाँ पर अनावश्यक भीड़ रहती है, लोग आते हैं गाड़ियाँ खड़ी करके रोड के किनारे, और कोई इधर मतलब शौचालय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये दिक्कतें बहुत सारी हमारी माँ बहनें जाती हैं, और वो फिर वो सड़क पूरा भोगपुर तक आपका पूरा लोगों के आने जाने का रास्ता भी बहुत बड़ा है, तो वाकई में दिक्कत है। हम लोग जो जनता जो है, समाज जो है, क्या आपका सहयोग करे, क्या आपकी उम्मीद है, क्या आप चाहते हैं कि भाई समाज के लोग, मेरी पंचायत के लोग मेरा इस प्रकार सहयोग करें तो और जल्दी जो है विकास कार्य हों और अच्छे से हों समाज में जो है? जैसे कि रानी पोखरी ग्राम पंचायत है, आज बहुत अच्छा है, मतलब कि मैं तो ये कहता हूँ कि ब्लॉक या जिले में, उत्तराखंड राज्य में भी जो है राज्य स्तर पर जो है रानी पोखरी ग्राम पंचायत का नाम अच्छे कामों के लिए लिया जा रहा है। नहीं, जनता का हमारा बहुत सहयोग मिलता रहता है, और बस एक निवेदन केवल यही था कि स्वच्छता, स्वच्छ गांव, स्वच्छ गली, स्वच्छ देश, मेरा उनसे एक निवेदन है। और थोड़ा सा एक निवेदन और भी है, मैं थोड़ा सच बोलने में वो नहीं घबराता। लोग 20, 25, 30, 40, 50 तक 80 लाख का मकान बनाते हैं, लेकिन अपने गाड़ी धोना, आंगन धोना, उसका पानी सड़कों पर छोड़ते हैं, वो गलत है। उसके लिए भी एक छोटा टैंक बनाएं, मेरा निवेदन यही है। सिंचाई के पेयजल के लिए भी लोग अब सोचते हैं कि डायरेक्ट हमारा पानी जो है आए और हमारे ऊपर छत की टंकी में पहुंच जाए, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोगों को एक पेयजल के टैंक भी, अंडरग्राउंड टैंक बनाने अनिवार्य हो गए हैं। तो कुछ लोगों, कुछ चीज़ों के लिए होगा, लोगों को आगे आना चाहिए। और लोग घरों मकान बना रहे हैं, 20 फीट की रोड है, 5 फीट का, 4 फीट का रैंप इधर से छोड़ रहे हैं, 4 फीट का रैंप इधर वाले छोड़ रहे हैं सड़क पे, तो उससे उन लोगों को ही दिक्कत होगी। आज बीच में किसी ने मकान बनाया, उसने रैंप डाल दिया, उससे अगले बने ने मकान बनाया तो उसको दिक्कत आएगी, उससे पीछे वाले को इसके रैंप से दिक्कत आएगी। तो रैंप को भी जो प्रचलन मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने इस पर कई बार लोगों को आग्रह भी किया, लेकिन ये लोगों को अपनी उससे ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसी का निदान भी लोगों को ही करना पड़ेगा। तो धन्यवाद प्रधान जी, हम चाहते हैं आप भी और आपकी ग्राम सभा जो है आदर्श ग्राम पंचायत जो रहें, आप लोगों के लिए जो प्रेरणा स्रोत बने, मार्गदर्शक बने, आदर्श बने। बस मेरी जनता ही मेरे लिए मेरे आदर्श है, और उन्हीं का आशीर्वाद मुझे चाहिए। बाकी तो मैं जनता के काम के लिए, गांव के विकास के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। यही मेरा उन लोगों से मुझे आशीर्वाद चाहिए, और बहुत आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।